हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे जो न्यू एम्पायर्स और किंगडम्स इमर्ज हुए थे उनके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो हम बात कर रहे हैं थर्ड सेंचुरी की। इस समय नॉर्थ में कुशानास और साउथ पे सातवाहन्स रूल कर रहे थे। इन दोनों एम्पायर्स के डिक्लाइन के बाद एक नई वेल्दी फैमिली ने पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल किया, जिन्हें हम गुप्तास के नाम से जानते हैं। ये फोर्थ सेंचुरी में पावर में आ गए। अब इन गुप्तास के बारे में और जानते हैं। ये एक इंडियन एम्पायर था जो काफ़ी एंशियंट इंडियन एम्पायर था। इसने फोर्थ सेंचुरी से लेट सिक्स सेंचुरी तक राज किया। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का काफ़ी सारा एरिया कवर करा। इस पीरियड को हिस्टोरियंस के द्वारा गोल्डन एज डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब कहा जाता है कि ये गोल्डन एज है इंडिया की। ये हिंदुइज्म को प्रमोट करते थे, लेकिन ये बुद्धिज़्म और जैनिज्म को सपोर्ट करा करते थे। इन्होंने अचीवमेंट्स ली थी, जिसकी वजह से काफ़ी डेवलप्ड एम्पायर बन गए थे। अचीवमेंट्स इन साइंस, इंजीनियरिंग, आर्ट, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, रिलीजन, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, इन चीज़ों में इन्होंने अचीवमेंट्स ली थी। अब इनके बारे में हमको पता चलता कैसे है? हमको इनके बारे में पता चलता है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से, कॉइन्स, टेम्पल पेंटिंग से, फाहीन और कालिदास के वर्क से। हम इन तीन चीज़ों से हमें इनके बारे में पता चलता है, इनके बारे में, गुप्तास के बारे में। अब जो आपको ये बड़ा पूरा कलर्ड एरिया दिख रहा है, ये पूरा इनका एम्पायर था। अब इनके राजा महाराजा देख लेते हैं। तीन मेन राजा थे, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्त टू। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त वन गुप्ता एम्पायर के फाउंडर थे। इन्होंने 322 से 335 सीई तक राज किया था। फर्स्ट पावरफुल रूलर थे। इन्होंने कुमार देवी जो लिच्छवी स्ट्राइप की प्रिंसेस थी, उनसे शादी की थी। इनको महाराजा धीराज का टाइटल दिया गया था, इसका मतलब होता है किंग्स ऑफ किंग्स। इनका जो किंगडम था वो मगध से प्रयागराज तक एक्सटेंड करता था। जो डार्क ब्लू एरिया है वो इनका किंगडम था। अब समुद्रगुप्ता, इन्होंने 335 से 375 सीई तक राज किया था। हमें इनके बारे में इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इस पिलर इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति। अभी इस वीडियो में हम प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। इस इंस्क्रिप्शन में इनको ग्लोइंग टर्म्स में प्रेस किया गया है। इन्होंने आर्यवर्ता और दक्षिणापथ के जो किंग्स थे उनको कनकर कर लिया, उनको हरा दिया। जो किंग्स, असम के किंग, साउथ बंगाल के, श्रीलंका के, सरेंडर कर लिए और कहा कि तुम हमारी बेटियों से शादी कर लो। सम अदर किंग्स, और किंग्स भी इनकी तरफ रिस्पेक्ट पे करते थे और इनकी कोर्ट अटेंड करा करते थे। अब प्रयाग प्रशस्ति को देख लेते हैं। प्रशस्ति एक ऐसा इंस्क्रिप्शन होता है जिसमें किसी भी किंग को प्रेस किया जाता है। ये सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है, क्योंकि जो किंग्स हुआ करते थे वो अपने पोएट्स के इतने पैसे देते थे कि जो पोएट लिखता था ना वो उनके बारे में अच्छा ही लिखता था। इसलिए तो ये हमको लगता है कि ये झूठी भी हो सकती हैं। अब प्रयाग प्रशस्ति के जो कंपोजर थे वो थे हरिसेना। इनमें समुद्रगुप्ता का बिहेवियर और उनके एंसेस्टर्स के बारे में बता रखा है। अब चंद्रगुप्त टू, इनका जो बेटा था समुद्रगुप्ता का, उसे हम चंद्रगुप्त टू के नाम से जानते हैं। इन्हें हम विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। जैसे उनको महाराजा धीराज का टाइटल मिला था, इन्हें विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइटल दिया गया था। इनके टाइम पे जो गुप्तास थे वो अपनी पीक पे पहुंच गए थे। इन्होंने शाकास को हराया। शाकास क्या थे? नॉर्थ से आए हुए इन्वेडर्स टाइप थे, मतलब वो इन्वेडर्स ही थे जो नॉर्थ चाइना से इंडिया में आए थे। इन्होंने साउथ की और डेक्कन की जो पावर्स थी उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन रखा। जो इनके कोर्ट था वो लर्नेड मैन से फुल था, जैसे कालिदास और आर्यभट्ट। अब फाहीन एक चाइनीज पिलग्रिम था जो इनके कोर्ट को विजिट करा था। इन्होंने पीपल, पोएट्स के बारे में लिखा था और राइटर्स के बारे में भी लिखा था। अब हर्षवर्धन। अब हम पहले देख लेते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें बाद के गुप्ता, मतलब लेटर गुप्ताज आए थे, जिनमें आते थे हर्षवर्धन और इनके और बेटे, जो तीन मेरा राजा मैंने बताए उनके बेटे, स्कंद गुप्ता और कुमार गुप्ता, ये भी आते हैं। हर्षवर्धन आता है, पल्लवास आते हैं, चालुक्यास आते हैं। तो अब इन्हीं पोस्ट गुप्ता पीरियड को हम देखते हैं। फर्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था पोस्ट गुप्ता पीरियड का वो था हर्षवर्धन। ये नॉर्थ में सबसे ज़्यादा पावरफुल था और साउथ में चालुक्यन एम्पायर बहुत ज़्यादा पावरफुल था। हमको इनके बारे में इनकी फर्स्ट बायोग्राफी, हर्ष चरित्र से पता चलता है। फर्स्ट बायोग्राफी इनकी नहीं थी, पूरे इंडिया की फर्स्ट बायोग्राफी थी ये। इनके जो अकाउंट्स थे, किसके अकाउंट्स? हुआंग सैंग के अकाउंट्स थे। उनसे भी हमको इनके बारे में पता चलता है। ये 8 साल तक रहे थे हुआंग सैंग, और
हमको इनके बारे में यहाँ के कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है। हर एक राजा के कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से पता चलता ही है। ये काफ़ी टॉलरेंट किंग थे। इनकी जो कैपिटल थी वो कन्नौज थी। तो ये कन्नौज को लेके तो बहुत सारे झगड़े हुआ करते थे, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल सिटी थी। इनका जो किंगडम था वो पंजाब, कश्मीर, नेपाल तक फैला हुआ था। जैसे ये जो आपको ऑरेंज एरिया दिख रहा है, ये इनका किंगडम था। ये सबसे बड़े बेटे नहीं थे, ये अपने पापा और अपने भाई के मरने के बाद बने थे। जो किंगडम था डेक्कन का वो चालुक्यास कंट्रोल करते थे। इन्होंने नॉर्थ इंडिया के सभी रूलर्स को हराया, काफ़ी सारे रूलर्स को हराया। और जब इन्होंने नर्मदा वैली को क्रॉस करना चाहा तब ये हार गए थे। किससे? पुलकेशिन II, ये चालुक्यन किंग था। अब इन चालुक्यन किंग्स के बारे में बढ़ते हैं। फर्स्ट है पल्लवास और चालुक्यास। तो पल्लवास 3rd सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक राज किया था। तमिलनाडु के पूरे एरिया में और आंध्र प्रदेश के साउथ वे एरिया में इनका एम्पायर था। इम्पोर्टेंट रूलर्स थे महेंद्रवर्मन I एंड नारासिंहवर्मन I। अब चालुक्यास, इनका जो किंगडम था वो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के चारों तरफ था और उनके अंदर भी था। कैपिटल थी वतापी, और जो कैपिटल थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थी। इनका मोस्ट फेमस रूलर है पुलकेशिन II। अब जो आपको डार्क रेड एरिया दिख रहा है वो है चालुक्यन डायनेस्टी का, और जो पल्लवा एम्पायर है वो जो येलो कलर का है। अब पुलकेशिन II, इन्होंने महेंद्रवर्मन को हराया, 34 ईयर के लिए राज किया। हमको इनके बारे में पता चलता है इनकी प्रशस्ति से। रवि कीर्ति ने लिखी थी। रवि कीर्ति इनके कोर्ट पोएट थे। इनकी जो ग्रेटेस्ट विक्ट्री थी वो थी हर्षा के अगेंस्ट। जो पुलकेशिन II की डेथ के बाद चालुक्यास वीक हो गए और राष्ट्रकूट डायनेस्टी फॉर्म हुई। एक सबऑर्डिनेट किंग था। सबऑर्डिनेट किंग होते हैं जिससे जो किसी भी किंग को हराने के बाद उनको अपने अंडर काम में ले लेते थे, तो वो सबऑर्डिनेट किंग कहा जाते हैं। उनमें से एक किंग था दंती दुर्गा। उन्होंने क्या किया, चालुक्यन एम्पायर को ओवरथ्रू किया और एक सेक्रीफाइस किया था। हमने अर्ली किंगडम जो अपना चैप्टर था उसमें देखा था कि एक सेक्रीफाइस करके ये बड़े राजा बन जाया करते थे। जैसे जो अश्वमेध यज्ञ था, समुद्रगुप्ता ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। इन्होंने एक सेक्रीफाइस किया और ये राजा बन गए। उन्होंने अपनी एक डायनेस्टी बना ली और ये डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे। कौन सी? राष्ट्रकूट डायनेस्टी। अब इन पल्लवास और चालुक्यास का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी जो किंग को हेल्प करा करती थी। जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइड हुआ करता था, और प्रोविंसेस के जो गवर्नर हुआ करते थे वो ज़्यादातर प्रिंसेस हुआ करते थे, और प्रोविंसेस डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हुआ करते थे और डिस्ट्रिक्ट विलेजेस में डिवाइड हुआ करते थे। अब जो पावरफुल मैन हुआ करते थे उनकी सिटी में, किंग उनका सपोर्ट विन करना चाहते थे, उनको सपोर्ट लेना चाहते थे, क्योंकि जो पावरफुल मैन के पास अच्छी मिलिट्री होती है तो उनकी जो एम्पायर था उनके पास भी अच्छी मिलिट्री हो जाती है अगर किंग की तरफ हो जाते हैं वो पावरफुल मैन। अब सोचिए कि अगर किंग के पास आर्मी है और कोई और पावरफुल मैन है उनके पास भी आर्मी है, तो अगर ये मिल जाएंगे तो उनके पास बड़ी आर्मी हो जाएगी और अपने एम्पायर को प्रोटेक्शन मिलेगी। जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था एग्रीकल्चर। लैंड का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ये लोग। ब्राह्मण्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी उन्हें सभा कहते थे। नगराम, ये एक बिग और प्रॉस्पेरस मर्चेंट्स की एसोसिएशन हुआ करती थी। तो इस वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।